हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लेकर आ गए हैं फिर से क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल का ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले कि हमने 3 न्यूमेरिकल का जो वीडियो स्टार्ट किया था संपूर्ण किताब से, तो उसका 3 वीडियो कंप्लीट हमने पढ़ा दिया है। नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फिजिक्स न्यूमेरिकल का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप बेसिक टू वाई अपने न्यूमेरिकल का सेशन देख सकते हैं। तो ये हमारा चौथा वीडियो है। तीसरा हमने 3 कंप्लीट करा दिया है, चौथा तो यहाँ पे हम 4 लिख दे रहे हैं। तो ये मैं बार बार पूछे गए न्यूमेरिकल ही मैं करा रहा हूँ, जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। वैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे कमेंट कर रहे थे कि सर आप चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल करा दीजिए। तो देखिए, मैं यही कहता हूँ कि आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिए, क्या पता मैंने शायद वो टॉपिक सब पढ़ा दिए हैं। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी जुड़ रहे हैं, आगे जुड़ेंगे तो उनको नहीं पता है, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा आप पहले चेक किया जाता है कि क्या क्या यहाँ पे टॉपिक पढ़ा दिया गया है। मैं यही कहूँगा कि चैप्टर वाइज हमने पहले ही चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो हमने करा दिया है, ठीक है। तो आप जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं आप चैप्टर वाइज पे। अदरवाइज चैप्टर वाइज आपने पढ़ाई किया है तो अच्छी बात है, नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही कहूँगा कि मैं आपको बार बार जो पूछे गए न्यूमेरिकल है उसका जो सेशन स्टार्ट किया है, जिसका 3 वीडियो बना दिया गया है, चौथा ये आज का वीडियो है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वहीं से आप केवल तैयारी कर लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। ज़्यादा हमने डिस्कस कर लिया, आते हैं अपने हम न्यूमेरिकल पे। तो न्यूमेरिकल का यह सेशन है, तो न्यूमेरिकल में जो इंपॉर्टेंट है वही मैं करा रहा हूँ। देखिए, इसमें क्वेश्चन आपको ये दिया गया है और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। कहा गया है कि दिए गए परिपथ की सहायता से, बस इतना कहा गया, दिए गए परिपथ की सहायता से विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरा कहा गया था विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए, और ये आपका एक फिगर दिया गया था। तो इतना ही आपको दे दिया गया है। और आप कैसे, आपको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हमने यही आपको बताया था कि न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है उसको पढ़िएगा, उसमें जिसका जिसका आपको मान ज्ञात करने का कहे, मतलब जो आपका टारगेट है उसको पहले आप याद कर लीजिएगा। तो हमारा टारगेट क्या है, विद्युत धारा ज्ञात करना और विभवांतर का मान ज्ञात करना। और दूसरा हमने कहा था कि जो यहाँ पे क्वांटिटी दिया गया होगा, जो यहाँ पे मात्रा दिया गया होगा, उसको हमें देख लेना है। तो यहाँ पे किस किस का मान दिया है, देखिए वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। ये क्या है, ये प्रतिरोध है। तो आपको 5 प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, एक प्रतिरोध ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। दूसरी बात, 2 सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, या बैटरी कह सकते हैं। ये सेल है जो है E1, इस सेल का मान है E1 इक्वल टू 4 वोल्ट, और ये E2 सेल है जिसका मान है 8 वोल्ट। तो अब देखिए, अब हमें ज्ञात करना है विद्युत धारा का मान। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों जो प्रतिरोध है ये समांतर क्रम में संयोजित है कि नहीं है, बिल्कुल है समांतर क्रम में संयोजित। तो पहले इसको हम श्रेणी क्रम समांतर क्रम में हल करेंगे और इन दोनों को पहले हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा कि क्यों हमें ऐसा कर रहे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप निश्चिंत रहिएगा, केवल अभी जो किया जा रहा है उसको ध्यान दीजिए। तो सपोज दैट हम लिखेंगे 3 ओम और 6 ओम, हम लिखेंगे कि परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध, ऐसे लिखते हैं, उपस्थित प्रतिरोध 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं, ठीक है जी। मतलब ये दोनों समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो जब समांतर क्रम का फॉर्मूला हमें पता है वो क्या होते हैं, 1/r, इसको हम डैश यहाँ पे कर दे रहे हैं, r डैश, ठीक है। ऐसे सपोज डैट के लिए कि r डैश हम कर दे रहे हैं, तो 1/r डैश इक्वल टू यहाँ पे 1/r1 प्लस 1/r2, ये r डैश है, ये r1 r2, ठीक है। इसको हमने r1 माना, इसको r2, ऐसे आप मान सकते हैं सपोज डैट, ठीक है ना। तो ये r डैश इक्वल टू 1/r1 का मान कितना है, r1 का मान 3 ओम, और प्लस 1/r2 का मान है 6 ओम। अगर हम इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 6 3 दूना 6, 2 एकम में 2, आइए
1/r डैश इक्वल टू 3/6। ठीक है, यदि हम केवल r डैश का मान निकालें तो इस r को यदि हम ऊपर ले जाते हैं r डैश, तो ये भी दोनों पलट जाएगा तो 6/3 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, मतलब r डैश का जो मान आया वो 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 ओम। तो देखिए सबसे पहली बात तो हमें क्या ज्ञात हमने कर लिया, हमने ज्ञात कर लिया कि r डैश का मान, मतलब इन दोनों जगह पर हम लिख सकते हैं 2 ओम। क्या लिख सकते हैं? 2 ओम। तो मैं थोड़ा सा फिगर को चेंज कर रहा हूं, इस फिगर को आपने नोट्स में लिख लिया होगा। अब देखिए आपका चेंज होगा, ये अब सीधा सिंपल वे में मिटक जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मिटक जाएगा। ठीक है, ये परिपथ समाप्त हो गया। और इन दोनों को मिलकर एक प्रतिरोध बना, और इस प्रतिरोध का मान कितना है? 2 ओम। कितना है? 2 ओम है। तो इतनी बात आपने समझ लिया कि इसका मान आ गया 2 ओम। अब हम देखेंगे फिर से कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से विद्युत धारा अगर प्रवाहित होगा तो इसमें जितना जाएगा विद्युत धारा, उतना ही इसमें भी, उतना ही इसमें भी, उतना ही इसमें भी। तो ये अगर हम चारों देखें तो ये चारों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो अब जब श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो अब हम टोटल इस परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं, तो अगर हम चाहें तो इसको अब मान भी सकते हैं। कैसे? इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको इस प्रकार नीचे में लिख दे रहा हूँ R1, इसको हम R2 मान सकते हैं, इसको R3 मान सकते हैं, और इसको R4 मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है, चाहे A B C D भी मान सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि परिपथ में R1, R2, R3 व R4 श्रेणी क्रम में क्या है? संयोजित है। अब जब देखिए परिपथ में यदि ये सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो यहाँ पे श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है कि R इक्वल टू, अब हम लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यही तो होता है ना फॉर्मूला। तो ये हम लिख दिए। फिर से R इक्वल टू, अब देखिए R1 का मान कितना है? 0.5। ठीक है, प्लस R2 का मान है 1, प्लस R3 का मान है 4.5, प्लस R4 का मान है 2। अब हम सभी को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ से R इक्वल टू क्या मिला? देखिए 2 1 3, ये आधा इसमें जुड़ गया तो 5 हो जाएगा, तो 3 5 8 हो जाएगा, तो ये 8 ओम हो गया। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से हमने कुल प्रतिरोध का मान हमने ज्ञात कर लिया है। ये कुल प्रतिरोध है। ठीक है, क्या है? कुल प्रतिरोध, परिपथ में उपस्थित कुल प्रतिरोध। तो देखिए हमने ऐसा क्यों किया, प्रतिरोध हमने क्यों ज्ञात किया? ठीक है, हमें तो ज्ञात करना था विद्युत धारा का मान, परंतु हमने प्रतिरोध क्यों ज्ञात किया? आपका ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखिए हमने इसलिए ज्ञात किया क्योंकि हम जानते हैं, देखिए अब हम लिखते हैं, चूंकि परिपथ में कुल विद्युत धारा, देखिए हमें विद्युत धारा ज्ञात करना था ना, तो अब परिपथ में कुल विद्युत धारा हम ज्ञात करते हैं। तो हमें कुल विद्युत धारा का फॉर्मूला हमें क्या पता है? हमें पता है कि I इक्वल टू, I को हम कैपिटल I भी लिख सकते हैं, स्मॉल I, चलिए मैं कैपिटल ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो कुल विद्युत धारा जो है ना वो E2 माइनस E1 बाई क्या होता है? R होता है। ये फॉर्मूला आपका लगेगा। देखिए क्यों हमने ऐसा किया, विद्युत धारा के एक और फॉर्मूला होता है जो प्रतिरोध R इक्वल टू V बाई I भी होता है। ठीक है, तो अगर हमें I का मान ज्ञात करना है तो हम सीधा इसको इधर ले जाएंगे, तो I इक्वल टू V बाई R भी तो लगा सकते थे, ये भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, परंतु हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया? क्यों नहीं यहाँ से V बाई I हमने R लगा दिया? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना ही चाहिए कि क्यों हमने ये फॉर्मूला लगाया, क्यों ये नहीं। तो इसलिए हमने ऐसा लगाया क्योंकि जो परिपथ है ना, तो परिपथ में सेल का भी मान दिया है, और जब सेल का मान यहाँ पे दिया है तो हमें इसी फॉर्मूला का लगाना होगा। ये आपके दिमाग में आना ही चाहिए और ये ऐसा ही फॉर्मूला सोचना चाहिए
क्योंकि ये मान फालतू में तो दिया नहीं है, ठीक है, कभी कभी दे भी देता है, बट यहाँ पर दिया हुआ है और हमें पता है कि ऐसा फॉर्मूला एक होता है जिसमें हम धारा का मान, विद्युत धारा का मान हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम ज्ञात करेंगे। अब वैसे तो E2 E1 का मान, सॉरी E2 माइनस E1 होता है, तो E2 और E1 का मान भी तो यहाँ पे दिया हुआ है और R का मान हमने इसीलिए ज्ञात किया है कि नीचे हमें R का मान पता चल जाएगा, तो दोनों का मान रखेंगे, I का मान निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ये आपका दिमाग है कि कितना आप सोच पाते हैं आगे की ओर, ठीक है। वैसे आपको चैप्टर वाइज जो फॉर्मूले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। चैप्टर वाइज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी पढ़ा दिए हैं और मैंने संपूर्ण किताब जो क्लास 12 का फिजिक्स है उसका भी हमने फॉर्मूला करा दिया है। आप इतना ही लिखेंगे ना, क्लास 12 फिजिक्स फॉर्मूले ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए, सर्च किस प्रकार आपको YouTube पर लिख के करना है ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो सभी वीडियो अवेलेबल हैं, परंतु कैसे आप लिख कर सर्च करेंगे कि हमारा वीडियो आएगा, ये आपको थोड़ा सोचना चाहिए, ठीक है। मुझे तो पता है, तो सर्च करना भी आपको आना चाहिए। चलिए अब हम मान रखते हैं, अज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे E2 का मान दिया है 4, सॉरी E2 का मान कहाँ दिया है जी, E2 का मान 8 ना दिया है, 8 हम लिखेंगे। और E1 का मान दिया है 4, तो 4 हमने लिख दिया। R का मान दिया है 8, तो 8 हमने लिख दिया। अब देखते हैं फिर से, तो I का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/8, 4/8। तो यहाँ से कितना आएगा, 4 दूना 8, मतलब I का मान अगर सिंपल में हम कहें ना तो 1/2 या 1/2 को 0.5 भी कह सकते हैं, और ये एम्पियर। तो देखिए आपका I का जो मान आया है वो इतना आ गया, ठीक है। या तो 1/2 एम्पियर कह दीजिए या 0.5 एम्पियर कह दीजिए, ये आपका निकल गया। तो यही हुआ आपका विद्युत धारा का मान जो हमने इतना ज्ञात कर लिया। परंतु इसमें और भी एक क्वेश्चन कहा गया था, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें विभवांतर का भी मान पूछा गया है। तो विभवांतर, अब हम चूंकि अब लिखेंगे विभवांतर, विद्युत धारा का तो मान हमने ज्ञात कर लिया। विभवांतर, तो विभवांतर हम जानते हैं कि V = V/I, तो ऐसे नहीं हम लिखते हैं पूरा, चलिए मैं लिख देता हूँ। देखिए हम जानते हैं प्रतिरोध R = V/I होता है, ये बात हम जानते हैं। और हमें विभवांतर का मान ज्ञात करना है, तो इस I को हम इधर कर देंगे, तो यहाँ से V का जो मान आया वो क्या आ जाएगा, R × I आ जाएगा। ये अब इस फॉर्मूले में यदि हम रखते हैं मान को, RI का मान को रखते हैं, तो विभवांतर का मान हमें पता चल जाएगा। पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो चलिए हम रख भी देते हैं। तो V हम लिखते हैं V, R का मान यहाँ पे कुल R कितना है, 8, तो 8 हमने लिख दिया। और I का मान कितना दिया है, तो 1/2 दिया है, तो 1/2 लिख सकते हैं या 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, V = 8, 8 एकम में 8/2 हो जाएगा, 2 चौको 8, मतलब V का मान जो आया वो 4 आ गया, ठीक है। तो 4 वोल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमने विभवांतर का भी मान ज्ञात कर लिया है जो कि 4 वोल्ट आया। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। देख रहे हैं कितना मतलब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। ये आपके न्यूमेरिकल बार बार पूछे गए हैं, तो इसको तो तैयार कर ही लेना है। मैं ये भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि देखिए मैं जो करा रहा हूँ जरूरी नहीं कि आपको वही प्रश्न आए, थोड़ा सा अंक बदल सकता है, थोड़ा सा इस टाइप से थोड़ा सा फिगर चेंज भी कर सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही आएगा ही आएगा, ठीक है। कैसे कह सकता हूँ भैया, मुझे क्या पता, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधार पर हम बताएंगे ना, चाहे कोई भी टीचर यही बताएंगे। और जो कह रहे हैं ना कि यही आएगा वो गलत कह रहे हैं, सिंपल वे में गलत कह रहे हैं भैया, उनको कैसे पता, ठीक है। संपर्क है क्या वहाँ पे, नहीं है। तो समझ पा रहे हैं ना। तो मैं यही कहूँगा कि आपको होमवर्क ये है कि आप जाइए अपने बुक उठाइए, आपके विद्या हो जो भी आपके जो पेपर हैं, ठीक है, बुक हैं, उनसे इस टाइप के क्वेश्चन को हल कीजिए। चाहे उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया है,
क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है तो जरूरी है थोड़ा सा चेंज करके दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आप हल कीजिए, ठीक है। अदरवाइज मैं तो आपको करा ही रहा हूं, तो इतना आप करते रहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो तैयार कर लीजिए। आगे के और भी हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। तो ये भी आपका क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसको ध्यान से आप समझेंगे और देखते हूँ मैं कि आपको क्या ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद क्या आप इसको हल कर पाएंगे, ये आपको खुद सोचना है। देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कहा गया है यहाँ पे कि 5 सेंटीमीटर लंबे तार को, ठीक है, 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है। तो 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर अधिकतम कितना बल आरोपित होगा। तो ये एक क्वेश्चन है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि क्या आप इसको हल कर पाएंगे। अगर आप चाहे हल करना तो थोड़ा सा वीडियो को 1 मिनट रोक कर और थोड़ा सा आप सोचिए और सोच कर आप देखिए क्या इसको हल कर पाएंगे। तो अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है। मैं एक बार और क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं हल करके दिखाऊंगा भी आपको कैसे हल करना है। कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप करके देख लीजिए कि इस प्रकार आप कर रहे हैं कि नहीं, और नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर समझ जाइए। यहाँ पे लिखा गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। मतलब यहाँ पे कहा गया कि 5 सेंटीमीटर का एक लंबा तार है और इसको रखा जाता है कहाँ पर, 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 3 एम्पियर की धारा किसमें प्रवाहित की जाती है, उस तार में। 3 एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर अधिकतम कितना बल आरोपित होगा, मतलब उस तार पर कितना बल आरोपित होगा, कितना बल उस तार पर लगेगा, ये हमें गणना करना है। तो मैंने आपको कहा था ना कि आपको टारगेट पता होना चाहिए कि आपको किसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे कह रहा है कि तार पर कितना अधिकतम बल लगेगा, बल आरोपित होगा, मतलब तार पर लगने वाला बल की हमें गणना करना है, ठीक है। तो चलिए जो हमें दिया है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, यही तो हमारा सबसे पहला काम होता है। हम लिखते हैं हल, और मैं लिखूंगा दिया है। अब क्या क्या दिया है, यहाँ पे दिया है तार की लंबाई, तार की लंबाई जो एल का मान दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, परंतु सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। क्यों हम करेंगे अभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि मीटर में ही मान को पुटअप किया जाता है। तो ये 5 सेंटीमीटर है तो इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो ये 10⁻⁻² आ जाएगा और मीटर। अब इतना तो आपको आना ही चाहिए कि कैसे हम मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। जाहिर सी बात है 5 में हम 100 का भाग देंगे, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा, और वही 100 का भाग दिए हैं तो ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, 10⁻², ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गया 2 × 10⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इसका मतलब ये मान किसका दिया है, टेस्ला किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो इसका मात्रक मतलब इसका मान क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दर्शाते हैं, B = हम क्या लिख देंगे 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद तीसरा कहा जा रहा है कि 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर कितना बल लगेगा, मतलब 3 मिली एम्पियर की धारा हम प्रवाहित करते हैं तो हम लिखते हैं विद्युत धारा का मान दिया है, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा I का मान कितना दिया है, 3 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर। तो देखिए मिली एम्पियर को एम्पियर में हम चेंज करेंगे, क्योंकि धारा का मान हम एम्पियर में ही ना देंगे। तो देखिए मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए 3 × 10⁻³ डेसी सेंटी मिली के लिए 10⁻³ हम लगाते हैं, और ये एम्पियर हो गया। तो यहाँ से हमें I का भी मान पता चल गया। उसके बाद फिर से अब हम क्या लिखेंगे, फिर से तब हम देखेंगे प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल आरोपित होगा। तो तार पर लगने वाला बल, तार पर लगने वाला
बल। तो तार पर जो आरोपित बल होता है, तार पर लगने वाला जो बल होता है उसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। हमने ये बताया है कि तार पर लगने वाला जो आरोपित बल होता है या लगने वाला जो बल होता है उसका फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा। ये हमने फॉर्मूला आपको प्रूव भी कराया था कि अनंत लंबाई की एक चालक तार है जिस पर जो क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस पर जो लगने वाला बल होता है वो IBL साइन थीटा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है ये, जो कि हमने करा दिया है। तो अब इसका हम हल कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, तो इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो F I का मान, अब I का मान अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 इंटू, मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ 3 इंटू 10⁻³ दिया है, ये हमने रख दिया। फिर से L का मान यहाँ पे दिया है 5 इंटू 10⁻² दिया है, ये हमने रख दिया। फिर से V का मान, अब देखिए B का मान 2 इंटू 10⁻⁴, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁴, ये हमने रख दिया। अब देखिए फिर से साइन थीटा है, तो फिर से हम लिखेंगे साइन और यहाँ पे थीटा। तो देखिए याद रखेंगे थीटा यहाँ पे जो होगा ना, तार पे लगने वाला जो बल होगा वो क्या होता है, लंबवत होता है। तो थीटा के जगह पर लंबवत के लिए 90 डिग्री का हम यूज करेंगे, तो 90 डिग्री हमने लिख दिया। अब इसको अगर हम हल करें तो मैं ऊपर कर दूं क्या, चलिए मैं यहीं पे एक बार कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले काम जो क्या है, जो इस तरीके से साइड में है जैसे अंक है उसको हम पहले ले लेते हैं। तो देखिए 3 है एक, यहाँ पे अगर देखें 3 है, फिर से एक 5 है, फिर से एक 2 है, उसके बाद ये तो घात वाले हैं तो इसको हम अलग गुणा कराएंगे। तो अगर हम इन तीनों का गुणा कराएं तो देखिए क्या होता है, 3 5 15 और 15 दूना 30। तो अगर हम इन तीनों का अगर हम गुणा कराते हैं तो 3 5 15, 15 दूना 30, तो ये 30 हो जाएगा। फिर से हम गुणा करा देंगे। अब देखिए अगर ये 10⁻³ है, 10⁻² और 10⁻⁴, तीनों का हर समान है तो घातों को हम जोड़ लेंगे। तो ये -3 है और -2 -5 और -4 क्या हो जाएगा, -5 और -4 -9 हो जाएगा। तो 10⁻⁹ लिख देंगे। और साइन 90 का मान जो होता है ना, वो साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 हमने लिख दिया। अब ये तो आपका हल हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल हल हो गया है, कैसे, तो F, अब F = 30 है तो हमने 30 लिख दिया और 10⁻⁻ कितना 9 हो गया। अब बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। तो यही तो आपका मान हो गया ना, ठीक है, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम चाहें तो इसी को या इसी को हम लिख सकते हैं F = 3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन भी लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक 10 को हटाया तो यहाँ पे -8 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था। देखिए कितना इजी था, कुछ हार्ड नहीं था, बस आपको फॉर्मूले नहीं पता होगा जिसके कारण आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम इसके बाद करें क्या। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि पूरे फिजिक्स का एक हमने फॉर्मूले के वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लास 12 फिजिक्स ऑल फॉर्मूला ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अदरवाइज वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दूसरी बात, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहाँ पर जाइए, व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइएगा और आप लिंक से चाहे तो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश का भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, न्यूमेरिकल की वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।